नमस्ते। आज हमने देखा कि सोने के दाम जो हैं वो रिकॉर्ड हाई पर हिट हुए। हमने देखा कि सोने के दाम में एक भारी उछाल जो है लगातार देख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर की अनसर्टेनिटी की वजह से हो रहा है और रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है उनकी वॉर की कंसर्न्स की वजह से भी हो रहा है। हमने ये भी देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स में भारी उछाल आई। दोनों ही बेंचमार्क इंडिसेस ने 1% से ज़्यादा उछाल देखी है। तो हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के ऊपर काफ़ी ऑप्टिमिज़्म है, काफ़ी उम्मीदें हैं और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो हो रहा है, उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी हो रही है, सेफ हेवन डिमांड जो है, उसकी वजह से सोने की बढ़ रही है। लेकिन आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, सोने को भी और इक्विटी मार्केट को भी? ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं जी चोक्कलिंगम, ये फाउंडर हैं इक्विनॉमिक्स रिसर्च के और सीनियर मार्केट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं अनंत लड्डा, ये फाउंडर हैं इन्वेस्ट आज फॉर कल के और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। अनंत, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो इन्वेस्टर्स बड़े ध्यान से देख रहे हैं सोने के दाम को और जो इक्विटी मार्केट्स भी देख रहे हैं, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि ये शायद हम काफ़ी ज़्यादा बार नहीं देखते हैं कि सोने के दाम और इक्विटी मार्केट के दाम दोनों ही बढ़ रहे हैं और अलग-अलग वजहों से हम ये देख रहे हैं। देखिए मैम, सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट किया है स्टार्टिंग में। आई थिंक ये साल जो 2025 है आपके लिए एसेट एलोकेशन बहुत अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एट द सेम टाइम हर एक एसेट क्लास में आपको एंट्रीज की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका गोल्ड, इक्विटी, डेट में प्रॉपर एसेट एलोकेशन है, सो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से बच पाएंगे। अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको एंट्रीज के भी मौके मिलेंगे, इक्विटीज में एंट्री के मौके ऑलरेडी आपको पिछले 2-3 महीने से मिल रहे हैं। इवेंचुअली आई थिंक इस साल में आपको गोल्ड में भी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल सकता है, जहां पे आपको एंट्रीज के मौके मिल सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब हम एक्सपेंशन के फेस में होते हैं, हर एक एक्सपेंशन के फेस के बाद में टेक्निकली एक कॉन्ट्रैक्शन का भी फेस आता है, जहां पे हम रिट्रेसमेंट में जाते हैं, थोड़ा सा करेक्शन दिखाते हैं। अभी जिस तरीके से एक्सट्रीमिटीज हो रखी है गोल्ड में, ये थोड़ा नॉर्मलाइज होगी। जैसे ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल क्लूज हमारे को सेटल डाउन होते हुए मिलेंगे, वैसे ही वहां पे भी हमें थोड़ी सी चीजें सेटल डाउन होते हुए मिलेगी। जैसे सेटल डाउन होगी, वहां पे रिट्रेसमेंट्स मिलेंगे। अब रिट्रेसमेंट का मतलब क्रैश नहीं है। अभी काफी सारे इकोनॉमिस्ट और काफी सारे एनालिस्ट यहाँ पे 40-50% के भी क्रैश की बातें कर रहे हैं। मैं उस कैंप में आज के दिन नहीं हूं। आई थिंक यहाँ पे हमें एक गुड हेल्दी करेक्शन मिलेगा, जहां पे वापस से आपको टॉपअप करने के मौके मिलेंगे और फोमो में ना काम करने की वापस से सीख मिलेगी। जैसे इक्विटीज में भी अगर आपने पिछले 4 साल में फोमो करके स्मॉल कैप में गए होंगे, तो आपको थोड़ा सा अभी पेन देखने को मिला होगा। इसी तरीके से अगर मेटल्स में भी आप ओवरवेट हो जाएंगे और अब जाके टॉपअप करने की बात करेंगे, तो शायद थोड़ी सी देरी हो चुकी है। एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए आज के दिन। ये आपकी राय है जो है इन्वेस्टर्स के लिए। और जी चोक्कलिंगम जी, क्या आप सहमत हैं, जो इन्वेस्टर्स अभी सोने के दाम और इक्विटी मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, और इक्विटीज को भी और कमोडिटीज को भी? गोल्ड रखना चाहिए, बट यहाँ रेट से ज्यादा ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट डोमेस्टिक प्राइसेस स्टैग्नेट हो सकता है, बिकॉज डॉलर थोड़ा वीक हो सकता है। सो लैंडेड कास्ट ऑफ गोल्ड ज्यादा ऊपर जाने के लिए मुश्किल है, बट होल्ड करना चाहिए गोल्ड। और इक्विटी में कम से कम 10% से 12% रिटर्न ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में मिल सकता है। मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इंडियन को, यूएस, इंडिया को, चाइना को, दोनों के साथ इकोनॉमिक वार करने के लिए बहुत मुश्किल है फॉर पॉलिटिकल रीजन। एंड सेकेंडली मॉनसून फोरकास्ट अच्छा आया। थर्ड, ऑयल प्राइस 20% कम हुआ, सो हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा फॉरेक्स रिजर्व सेविंग में। इन्फ्लेशन रेट भी दोनों, रिटेल होलसेल इन्फ्लेशन दोनों रिकॉर्ड लो आ गया। सो पूरा देखते हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत कंडूसिव है। एक्सपोर्ट थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बट हमारा एक्सपोर्ट गुड्स बहुत कम है कंपेयर टू चाइना। हमारा एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट जस्ट अराउंड 10% है आउट ऑफ टोटल जीडीपी। सो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। इंडिया भी ज्यादा बात कर रहा है यूएस ऑफिशियल्स के साथ, तो अच्छा सोल्यूशन मिल सकते हैं फॉर एटलीस्ट पॉलिटिकल रीजन। सो नेट टू नेट अच्छा रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप में ज्यादा नहीं मिलेगा, क्यों? कम से कम 5-6 सेक्टर सेंसेक्स निफ्टी में देखते हैं, लाइक आईटी, एफएमसीजी, सीमेंट, पूरा सेक्टर को सिंगल डिजिट ग्रोथ मिल रहा है बिजनेस में, वॉल्यूम ग्रोथ। सो ज्यादा रिटर्न स्मॉल एंड मिड कैप में मिल सकते हैं, बट फिर भी कम से कम 40% इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी स्टॉक में रखना चाहिए। बाय एनी चांस कुछ प्रॉब्लम आता मार्केट को,
DI सपोर्ट करेगा, इसके लिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स कम से कम 40% सेंसेक्स निफ्टी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, नहीं तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना, तो बैलेंस अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा रिस्क है, इसके लिए मैनेजमेंट क्वालिटी, बैलेंस शीट क्वालिटी, वैल्यूएशन, कंफर्ट जोन, ये तीनों देख के केयरफुली इन्वेस्ट करना, अच्छा वेल्थ मिलेगा। लास्ट 30-40 साल में ये सेगमेंट है ज्यादा वेल्थ दिया, ये सेगमेंट में ज्यादा वेल्थ भी क्रैश हो गया। सो इसके लिए मैनेजमेंट क्वालिटी, बैलेंस शीट क्वालिटी, वैल्यूएशन, कंफर्ट, ये तीनों देखना है इन्वेस्ट करने का पहले। जी, बिल्कुल आनंद दादा, आप सहमत हैं इनकी एडवाइस से? और जो ये कह रहे थे कि देखिए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं भारत के बहुत मजबूत हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन डेटा हो या वो अर्निंग्स हो, रिपोर्ट कार्ड हो अर्निंग्स की, तो क्या आप सहमत हैं कि देखिए पूरे विश्व में जो भी होगा लेकिन भारत फिर भी रिजिलियंट रहेगा और भारत के लिए ये कहीं ना कहीं फ्रेश अपॉर्चुनिटी ला सकता है, एक फ्रेश दिशा भी ला सकता है? देखिए मैम, अभी क्या हुआ है, अभी बैंक निफ्टी ने तो लाइफ टाइम हाई टच कर दिया एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी अबाउट इट, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, बट बहुत कम सेगमेंट और बहुत कम स्टॉक्स अभी तक चले, तो पेन अभी भी लोगों के पोर्टफोलियो में है। तो उन पेन से सबसे पहले हम रूबरू है, हमें पता है उनको पेन है, तो उनको थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है। नेक्स्ट 3 से 6 महीने आई स्टिल बिलीव कि अभी भी मार्केट्स के लिए वॉलेटाइल रहेंगे, मेनली इंटरनेशनल कारणों की वजह से, बट नेक्स्ट 3 से 4 साल बहुत प्रोमिसिंग लगते हैं, बिकॉज इंडिया का आज के दिन जो इंडिया की कंपनीज का डेट टू एसेट का रेशियो है वो वन ऑफ द लोएस्ट है। 2003, 2008, 2015, 2018, 2020 किसी भी मार्केट के डिफिकल्ट पीरियड के समय से अभी आप कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा है। अभी अच्छा होने का फायदा क्या होता है? सपोज करते हैं मार्केट में थोड़ी सी स्टेगनेंसी आती है या सेल्स कम हो रही है या कभी भी हमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो क्या हमारी कंपनीज आज के दिन डेट लेगी तो वो बहुत ज्यादा डेट हेवी हो जाएगी? नहीं होगी, उनका ऑलरेडी काफी कंट्रोल डेट है, तो डेट लेने का उनके पास स्कोप बच रहा है, जिसकी वजह से इवन अगर डिफिकल्ट समय भी सामने आता है तो सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट का पेमेंट का ज्यादा जोर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी लाइट चल रहे हैं, प्लस एक्सपेंशन के लिए डेट लेने की जरूरत पड़ी तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस सेंस में इंडिया की कंपनीज आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिनेरियोज में प्लेस्ड है, बट इंटरनेशनल कारणों की वजह से आई थिंक अभी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी की पिक्चर है वो अभी भी बची है। आई थिंक अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, एक बार मार्केट ने ठीक कर दिया है, अभी इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, वापस से दोनों सिंक में आएंगे, देन वापस से डिविएशन स्टार्ट होगा, जो एक मेजर साइकिल का डिविएशन होगा, मेजर समय का डिविएशन होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों को, आपने अपने थॉट्स जो हैं शेयर किए और ये सारी बातें डिकोड की हमारे दर्शकों के लिए। हम मार्केट मोमेंटम जो है ट्रैक करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।